Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project cost management. Before starting today's lecture, we recap the last lecture, and in last lecture we discussed some tools regarding time management, and the first tool that we discussed was the tracking Gantt charts, and tracking Gantt charts were actually discussed in the context that how to compare the planned and the actual time spent on some activity or some task. And similarly we discussed the critical path method, और critical path method में हमने देखा कि longest path क्या है, how to draw the network diagrams, and then how to calculate the paths, and which one is the longest path, which needs maximum time to do the activities on that specific path. That is the critical path that we need to observe carefully. और हमने ये डिस्कस किया था कि that path actually give us the indication of the earliest time to complete the project, और उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं या जो टास्क हैं नॉट नेसेसरली कि वो बहुत क्रिटिकल हो, क्वाइट कॉमन, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक्टिविटी डिले होगी तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को। और इसीलिए हमने कहा था कि हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और फिर हमने कुछ और की पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड थे, और उसके अंदर एक तो ये कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको हमने शॉर्टेस्ट पाथ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो समथिंग डिफरेंट इन अदर डोमेन्स। यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम की बात हो रही है कि वो एक्टिविटीज़ जो शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो जो टाइम है वो अर्लीस्ट टाइम है उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का। और हमने कहा था कि एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ्स हो सकते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक डायग्राम के ऊपर। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो जो पाथ्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिक पाथ होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म होंगी तो चेंज ऑफ क्रिटिकल पाथ इज़ क्वाइट पॉसिबल। अगर किसी और पाथ पे जो कि पहले क्रिटिकल पाथ नहीं था वहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ किसी वजह से डिले होती हैं और अब जो रिक्वायर्ड टाइम है टू कंप्लीट दोज ऑल एक्टिविटीज़ ऑन दैट स्पेसिफिक पाथ, इफ़ दैट टाइम इज़ ग्रेटर देन द टाइम रिक्वायर्ड एट द क्रिटिकल पाथ, तो अब ये चेंज हो गया है, अब ये सेकंड हो गया है। और फिर इसी तरह से हमने कुछ और ट्रेड ऑफ्स की बात की थी स्केजुलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज़ करते हुए। और इसके अंदर हमने बात की थी कि हम फ्री स्लैक को इंट्रोड्यूस कराते हैं या टोटल स्लैक आर फ्लोट। और ये क्या था, फ्री स्लैक को हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा टाइम that is feasible or allowable for some specific activity without delaying the immediate activities, वो जो टाइम है जो कि पॉसिबल टाइम है दैट इज़ फ्री स्लैक। और टोटल स्लैक जो है वो हमने कहा था कि इट इज़ अ टाइम द एक्टिविटीज़ कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द इनिशियल और द अर्लियर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और फिर हमने इसी तरह से क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग की बात की थी कि अगर हम इफ़ वी फील दैट वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल और वी वांट टू शॉर्टन द स्केड्यूल, तो हमने क्रैशिंग की बात की। और क्रैशिंग में अगेन हमने ये कहा कि ट्रेड ऑफ ही करना है और हम और रिसोर्सेज को ऐड करके हम टाइम को जो है वो समहाउ मिनिमाइज कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से फास्ट ट्रैकिंग की बात की थी कि उसके अंदर वी मे डू एक्टिविटीज़ इन पैरेलल रादर देन इन सीक्वेंस, और उससे भी हम जो है वो टाइम को
टाइम को जो है हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हमने फिर बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम मल्टीटास्किंग इज़ अ गुड ऑप्शन, अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि जब मल्टीटास्किंग करते हैं और ये फास्ट ट्रैकिंग की बात करते हैं जिसके अंदर हम ये एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कुछ अपना टाइम रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट दोज एक्टिविटी और रीस्टार्ट दोज एक्टिविटीज़। तो वो टाइम भी जो है क्रिटिकल हो सकता है। एंड प्लस समटाइम्स एक्टिविटीज़ पैरेलल करने में जो है यू मे गो टूवर्ड्स द रीवर्क, और रीवर्क से भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। इसी तरह से हमने फिर बात की क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की, और इसमें हमने बात की कि कुछ लिमिटेड क्रिटिकल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, और वो कुछ डिफरेंट टाइम्स के ऊपर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या टास्क के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज टास्क और एक्टिविटीज़ फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स। और इसके अंदर बात की हमने कि फ्री जो स्लैक है उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते, बल्कि हम बात करते थे यहाँ पे प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर की। प्रोजेक्ट बफर मीन्स के हम प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उससे पहले कुछ हम टाइम ऐड करें, रादर देन विद ईच एक्टिविटी हम आखिर में प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट से कुछ पहले एक बफर इंट्रोड्यूस करें फ्री टाइम का, कि इफ़ इन एनी केस फॉर एनी रीज़न इफ़ वी आर स्टक और वी आर लेट, तो हम उसको जो है हमारे पास कुछ थोड़ा सा फ्री टाइम हो जिसके अंदर वो एक्टिविटीज़ को हम इन टाइम करने की कोशिश करें। और इसी तरह से फीडिंग बफर की बात की थी कि जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हैं, जो क्रिटिकल चेन के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको जो है मॉनिटर करें और वहाँ पे हम बफर को इंट्रोड्यूस करें, और उसके अंदर अगर एक्टिविटीज़ लेट होती हैं, डिले होती हैं, तो हम वहाँ पे फ्री टाइम हमारे पास हो और हम उसको यूटिलाइज़ करें। और इसी तरह से हमने पर्ड टेक्निक की बात की, और पर्ड के अंदर हमने बात की 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स के, कि जब हम स्केड्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे एस्टिमेट्स नहीं हो, तो हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, जो कि बेस्ट केस था, एवरेज केस था, या जिसको मोस्ट लाइकली कहा, और इसी तरह से वर्स्ट केस या पेसिमिस्टिक कहा था इसको हमने, और उसके थ्रू जो है हम एक वेटेड एस्टिमेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और डेफिनेटली ये भी हमें हेल्प करता है अपने जो एस्टिमेट को ज़्यादा रिलायबल बनाने में। और फिर इसी तरह से आखिर में हमने कंट्रोलिंग स्केड्यूल की बात की थी कि हाउ टू कंट्रोल द स्केड्यूल, और हमेशा की तरह इसके अंदर हमने चेंज कंट्रोल बोर्ड की बात की कि इफेक्टिवली अगर हमने चेंजेस को मॉनिटर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और द स्केड्यूल, ऑल द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप और द बोर्ड, दैट इज़ चेंज कंट्रोल बोर्ड, और वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया जाए एंड अकॉर्डिंगली जो है वो अपडेट किया जाए डॉक्यूमेंट्स को। और इसी तरह से हमने फिर आखिर में कुछ बात की थी कि क्या वो रियलिटी चेक्स हैं जिनके थ्रू हम ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव स्केजुलिंग कर सकते हैं और स्केजुअल कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें भी हमने जो की पॉइंट था वो यही था कि all the key stakeholders must be involved in this planning and controlling process। आज जब हम बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, हम स्टार्ट करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या स्टडीज़ को हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर भी रेफ़र किया था, और आज अगेन हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1994 में स्टडी कंडक्ट की गई, उसके अंदर बताया गया कि 180% जो है वो बजट जो है वो प्रोजेक्ट्स का वो ओवररन होता है या ओवर बजट होता है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग फिगर है। और फिर हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस की बात की, और फिर 2004 के अंदर हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो गया है। और उसके अंदर हम अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई, एंड दैट इज़ 56% ओवर बजटिंग इन द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्योर स्टडी इन 2004। लेकिन स्टिल ये कोई इतनी अच्छी फिगर नहीं है। मतलब हम अपने
जो भी इनिशियल बजट्स हैं उससे अबाउट 56% ऊपर जा रहे हैं एट दैट टाइम। तो इसीलिए कॉस्ट को मैनेज करना प्रॉपरली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ और स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं और यहाँ पे क्योस स्टडीज़ के अंदर बात हो रही थी कि जो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मतलब फेलियर, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी स्टडी रेफर की गई है स्लाइड के ऊपर, इसके अंदर वो सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सब प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है। और अगेन जो ओवर बजटिंग है दैट इज़ 33 to 34%, और ये भी 1/3 बनता है। जो भी आपने इनिशियल प्लान किया उससे 1/3 आप ऊपर चले गए। और इसी तरह से अगर आप देखें यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, तो इन डिफरेंट प्रोजेक्ट फेलियर्स, और अगेन के कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई और कॉस्ट जो है उनको ज़्यादा पे करना पड़ी। दैट वाज 50 बिलियन उन्होंने लूज़ किया डिफरेंट आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसी तरह से यूके नेशनल हेल्थ सर्विस एक 10 इयर्स प्रोजेक्ट था यूके का, और उसके अंदर भी उन्होंने 26 बिलियन जो है उनको लॉस हुआ इन 2002। तो ये बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं और ये हमें इंडिकेट करती हैं कि इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग द गुड कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देन इट इज़ टोटली डिज़ास्टर। आप बिल्कुल जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, क्योंकि जब हमने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स की बात की और उसमें हमने देखा कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर, और हमें इसको मैनेज करना है अच्छे तरीके के साथ। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू बेटर मैनेज द कॉस्ट रिलेटेड प्रोसेसेस आर प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग द की प्रोसेसेस आर डिस्कसिंग द की प्रोसेसेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, हम कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड द फर्स्ट वन टर्म इज़ द कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है, आप कॉस्ट को कैसे देखते हैं? कॉस्ट इज़ लाइक इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म, और हमेशा हम पैसों से बात करते हैं जब भी कॉस्ट हम कहते हैं। अगर इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली जब हम कोई रिसोर्स, और मेनली जब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मनी है, मॉनेटरी टर्म है, और कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करने के लिए हम इसको स्पेंड कर रहे होते हैं या हम इसको सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। और इसी तरह से देखें समथिंग गिवन अप इन एक्सचेंज, जैसे पहले भी हमने देखा कि पहले ज़माने की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, और उसके अंदर एक चीज़ के अगेंस्ट दूसरी चीज़ जो है आप लेते थे। इसी तरह से अगर आप देखें कि मनी एक रिसोर्स है और इस जो आपका टाइम है वो भी एक रिसोर्स है, इसी तरह से और भी डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो आप एक रिसोर्स के अगेंस्ट सपोज आप हम इन टर्म्स ऑफ मनी बात करते हैं, तो आप कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं, ये एक रिसोर्स है, और किसके अगेंस्ट परचेज कर रहे हैं, जो कि आपका दूसरा एक रिसोर्स है जो कि कैश है, हम उसके थ्रू जो है हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं। और ऑफन मेजर्ड इन मॉनेटरी अमाउंट्स, पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि लाइक इन पाकिस्तानी रुपीज़ और इन यूएस डॉलर्स, इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। व्हाट डज प्रॉफिट मीन, और ये भी हर एक को एक नॉर्मल हमारी लाइफ की, एक रियल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी रेवेन्यूज़ हैं, और रेवेन्यूज़ जो, या जिसको कहना चाहिए कि जो हमारी इनकम है उसमें से अगर एक्सपेंडिचर्स को हम माइनस कर दें तो जो नेट अमाउंट है दैट इज़ प्रॉफिट। और इसी तरह से हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि क्या है वो, तो ऑब्वियसली जो उसको डिफाइन किया जाएगा दैट इज़ रेशियो ऑफ रेवेन्यूज़ टू प्रॉफिट्स। व्हाट डज इट मीन कि अगर सपोज एक जो आइटम है, कोई आइटम आप 100 रुपीज़ में सेल करते हैं, 100 रुपीज़ का आइटम है और आप 102 में उसको सेल करते हैं, तो अब 102 मीन्स के वो आपका एक्चुअल जो है वो रेवेन्यू है, और उसके ऊपर जो है आप प्रॉफिट उसको देखें तो वो 2 रुपीज़ है, ठीक है।
तो अब जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 2%। एक 100 रुपीज़ की चीज़ को अपने 102 रुपीज़ में बेचा अगर 102 रुपीज़ में, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ 2%। ओके, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज इन फैक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। सपोज करते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आईटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, डेवलप करने में उसको 1 साल लगता है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद उसने 4 इयर्स जो है वो डिप्लॉयमेंट उसकी आफ्टर डिप्लॉयमेंट 4 इयर्स जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उस सेटअप में जिसके अंदर वो डिप्लॉय किया गया वहाँ पे वो यूज़ होगा। तो इस तरह से इसकी टोटल जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है दैट इज़ 5 ईयर। अब हमने जब इसकी टोटल कॉस्ट देखनी है तो कॉस्ट इस तरह से नहीं देखनी कि डेवलपमेंट की क्या कॉस्ट आएगी जो कि विद इन 1 ईयर हो जाएगा, बल्कि हमने ये भी देखना है कि आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो 4 इयर्स टाइम है उसके अंदर उसकी सपोर्ट कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट क्या होगी, और वो जो है दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एक और कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस मीन के आपकी क्या कुछ रेवेन्यूज होंगे, क्या कुछ आपकी जो है वो अर्निंग होगी, बेनिफिट्स होंगे, और क्या कुछ आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो कैश फ्लो एनालिसिस है। इसको ज़्यादा फॉर्मल टर्म में अगर हम इसको देखें तो डिटर्मिनिंग द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो। अब कोई कंपनी अगर डिसाइड करती है कि उसने एक किसी स्पेसिफिक टाइम में, लेट्स से 1 ईयर टाइम में कितने कुछ प्रोजेक्ट करने हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना होगा, उसको देखना होगा कि कितनी कुछ डिपार्टमेंट के जो कितनी कुछ रेवेन्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास रेवेन्यू सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, और फिर वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जाएगा, उस पे मतलब उसकी कॉस्ट क्या होगी, और क्या फिर हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को इस रेवेन्यूज़ के साथ और इन कॉस्ट के साथ लेके चल सकते हैं या नहीं। मतलब जब आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है टॉप मैनेजमेंट ने, तो उसने कैश फ्लो एनालिसिस को देखना है। और इसको बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको रियल लाइफ की एग्जांपल लें कि अगर आप मार्केट जाते हैं और यू वांट टू परचेज सम पर्सनल स्टफ, आप अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेना चाह रहे हैं, कुछ शूज़ लेना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर वॉलेट कि आपके पास कितनी अमाउंट है, और फिर आप उसी हिसाब से देखेंगे कि आप कितना कुछ जो है अपनी पर्सनल शॉपिंग के ऊपर लगाएंगे, और बाकी भी आपने अगर अपने पूरे बजट को देखना है कि आप कितनी कुछ सेविंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी कैश आपके पास है, तो दैट इज़ कैश फ्लो एनालिसिस। और फिर हम बात करते हैं टेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट की, और इसके अंदर लिटरल मीनिंग टेंजिबल के दैट इज इजी टू मेजर, इजी टू क्वांटिफाई। और जब हम टेंजिबल कॉस्ट कहते हैं तो सपोज अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स से कि आप हार्डवेयर परचेज कर रहे हैं, तो हार्डवेयर परचेज करना जो है वो टेंजिबल कॉस्ट है। और इसी तरह से सपोज अगर आपने हार्डवेयर के लिए अज्यूम करते हैं कि 100,000 जो है वो आपने अमाउंट ली रिजर्व की, लेकिन आपने उसको 100,000 की बजाय 90,000 के अंदर परचेज कर लिया, तो ये जो 10,000 जो आपने सेव किए, ये टेंजिबल बेनिफिट है जिसको आप बड़ी इजीली जो है मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब लेकिन इसी तरह से कुछ और कास्ट और बेनिफिट्स होते हैं जो कि ईजिली मेजरेबल नहीं होते, एंड दैट आर कॉल्ड इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। टेंजिबल कॉस्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है? लेट्स से कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रोजेक्ट से हट के, जो कि डायरेक्टली आपका टास्क नहीं है, आप कुछ और अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उसके ऊपर टाइम आप स्पेंड करते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अब इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। और इसी तरह से इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जी, एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होती है, तो गुडविल को जो है या आपकी अच्छी रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्वांटिफाई करना, मेजर करना
some it's somehow difficult. तो ये इंटेंजिबल बेनिफिट की एग्जांपल है. अब हम बात करते हैं कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं. डायरेक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज डेवलप्ड आर डिलीवर्ड विद इन द प्रोजेक्ट. और इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि सपोज सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, और ये सैलरीज जो हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर. और इसको और भी इसी तरह के जो डिफरेंट रिसोर्सेज आपने लेने हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या डिफरेंट तरह की जो है आपने एक्सपेंडिचर्स जो है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट करने हैं, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट होंगे. और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है या जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर समहाउ कंट्रोल रखती है और कंट्रोल कर सकती है. अगेन मैं आपको हार्डवेयर की एग्जांपल देता हूँ कि सपोज यू आर प्लानिंग फॉर सम हार्डवेयर लाइक सम सर्वर मशीन, और आप उसको 200,000 आपने उसके लिए एस्टिमेट किया, लेकिन आपने समहाउ आपको कट डाउन करना पड़ा और आपने 150,000 के ऊपर जो है ले आए अपनी उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को, या आपने उसी कॉस्ट में परचेज कर लिया. तो ये अगेन डायरेक्ट कॉस्ट है जिसको कंट्रोल भी किया जा सकता है. इसी तरह से कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं और वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं आपके प्रोजेक्ट से. और इसकी एग्जांपल अगेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आमतौर पे पैरेलल में चल रहे होते हैं, तो उसको किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करना शायद इतना मुनासिब नहीं होगा. और इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेशनरी यूज़ हो रही है या कुछ और इस तरह का रिसोर्स है जो कि शेयर हो रहा है, तो उसको जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे हम प्रोजेक्ट की. और इसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर का या प्रोजेक्ट टीम का जो है ऑलमोस्ट नो कंट्रोल, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. फिर इसी तरह से कुछ और कॉस्ट होती हैं जिनको संक कॉस्ट कहते हैं. और संक कॉस्ट क्या होती है कि समथिंग स्पेंट इन द पास्ट, और उसका चाहे आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ. और आमतौर पे जब हम उसको संक कॉस्ट कहते हैं तो इट मीन्स कि वो आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी टास्क और एक्टिविटी के अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने इन्वेस्ट किया और उसकी कोई रिलायबल या रीज़नेबल आउटपुट जो है वो नहीं आई. तो जब आप दोबारा कॉस्टिंग एस्टिमेट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू लाइक फॉरगेट द संक मनी. अगर आप संक मनी को लेके बैठ जाएंगे तो फिर शायद आप और फर्दर जो डिसीजंस हैं वो इनकरेक्ट होंगे आपके, या रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे. तो जब कभी आपने एस्टिमेट करना है तो संक कॉस्ट को आपने हमेशा इग्नोर करना है. लेट्स से कि आपने किसी आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर 1 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया, और उसके बाद स्टिल आपको कोई कहना चाहिए कि टेंजिबल कोई आउटपुट नहीं मिला. तो अब अगर आप ये सोचेंगे कि 1 मिलियन पहले ही इन्वेस्ट किया है तो अब इसको समहाउ लेके चलते हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि आप इस ट्रैप के अंदर जो है फंस गए हैं कि आप 1 मिलियन खर्च किया है तो अब मज़ीद और उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा. और अगर आप सपोज समझते हैं कि इस पे कुछ इन्वेस्ट करने से डेफिनेटली आपको यूज़फुल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर आपको अगेन भूलना होगा कि आपने पहले 1 मिलियन स्पेंड किया और कुछ नहीं मिला. यू हैव टू हैव एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट विदाउट द संक कॉस्ट. और फिर इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग कर्व थ्योरी. और लर्निंग कर्व थ्योरी जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है, और लर्निंग का रिलेशनशिप कॉस्ट के साथ जो है डिफाइन किया है इस तरह से कि इफ़ यू do some activity for the first time, it definitely takes more time, और definitely इसके अंदर आपकी cost ज़्यादा होगी. Like if you are developing or you are producing product for the first time, उसके अंदर आपकी cost ज़्यादा होगी. लेकिन with the passage of time आप जब उसके अंदर expertise लेते हैं और आप ज़्यादा उसकी मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम होती चली जाती है. और सिमिलरली if someone is doing
any task for the first time, definitely he or she will take more time as compared to doing this activity for third or fourth time. तो यही जो है लर्निंग कर्व थ्योरी है। और जब आप एस्टिमेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उसके अंदर आपको देखना होता है कि आप जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या टास्क हैं उनको आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं या वो पहले से आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं और आप क्वाइट यूज्ड टू हैं उस तरह के प्रोजेक्ट या उस तरह के टास्क करने में, तो डेफिनेटली आपके कास्ट एस्टिमेट जो है वो डिफ़र करेंगे। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है रिजर्व, और रिजर्व किसे कहते हैं? द मनी रिजर्व टू मिटिगेट कॉस्ट रिस्क। और कॉस्ट से रिलेटेड डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं और उन रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है या मिटिगेट करना है, उसके लिए जो आप अमाउंट रिजर्व करते हैं और जो मनी रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। और फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन टू टाइप्स, कंटिजेंसी रिजर्व्स और मैनेजमेंट रिजर्व। और जो कंटिजेंसी रिजर्व्स होते हैं दैट आर समटाइम्स फॉर द नॉन अननोन सिचुएशंस। नॉन अननोन से क्या मुराद है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस अक्सर हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कि जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व करनी चाहिए। लेट्स से कि आप कहते हैं कि जो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो टर्नओवर है वो ज़्यादा है और आपके किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आपको कुछ लोग, आपके कुछ प्रोफेशनल्स, आपके कुछ टीम मेंबर्स छोड़ के जा सकते हैं। तो जब आपने दोबारा हायरिंग करनी है एंड यू नीड न्यू स्टाफ, तो आपने उसके लिए कुछ जो है अमाउंट रिजर्व की हो, दैट इज़ लाइक नॉन अननोन सिचुएशंस। और इसी तरह से जो मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं दैट इज़ फॉर सिचुएशंस लाइक अननोन अननोन्स। और ये किस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि जैसे सपोज आपका कोई टीम मेंबर है, ही या शी इज सिक फॉर 2 वीक टाइम, तो आप इसको ये अननोन है, आपको नहीं पता। इसी तरह से सपोज आपने किसी वेंडर से कोई इक्विपमेंट लेना है और वो वेंडर जो है बिजनेस जो है वाइंड अप कर देता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है या और किसी रीज़न की वजह से आपको अफेक्ट करता है। इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो अननोन से, और उसके लिए जो रिजर्व्स होते हैं दैट आर कॉल्ड मैनेजमेंट रिजर्व्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के क्या की प्रोसेसेस हैं। देयर आर 3 की प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग कॉस्ट, सेकंड वन इज डिटर्मिनिंग द बजट एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलिंग कॉस्ट। और जब एस्टिमेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट को, तो डिफरेंट जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं, जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है हाईलाइट या आइडेंटिफाई की हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, उनके लिए जो हमने रिसोर्सेज असाइन किए, उनको जो हमने टाइम असाइन किया, जो भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो हमारे इनपुट होती हैं। और हम जब कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो जो मेन आउटपुट है दैट इज़ एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स। हम हर एक एक्टिविटी के लिए जो है कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और हम फिर अगेन जो है वो रीजनिंग या उसको जस्टिफाई करते हैं जो डिफरेंट एस्टिमेट्स होते हैं उसके, क्यों हम किस तरह से इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट इसकी टेक्निक्स हैं एस्टिमेशन की। और फिर इसी तरह से डिटर्मिनिंग द बजट के अंदर भी जो जितने भी पहले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे इनपुट हैं, और उसके थ्रू जो हम जब बजट जो है दैट इज़ द मेन आउटपुट, और इसको हम अपनी कॉस्ट बेसलाइन भी कह सकते हैं या हम इसको कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान भी कह सकते हैं, जो कि हमें इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। और फाइनली जो कंट्रोलिंग कॉस्ट है उसके अंदर जो हमारी आउटपुट है दैट इज़ वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स और बजट फोरकास्ट करते हैं। हम देखते हैं आगे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हम अब ओवर बजटिंग को फेस कर रहे हैं तो हमने कैसे फिर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें और कितनी ज़्यादा जो है इसके लिए बजट चाहिए होगा, कितनी हमें कॉस्ट इस पे हमें मज़ीद देना होगी। और इसी तरह से टाइम के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि टाइम को भी कैसे जो है हम फोरकास्ट कर सकते हैं, और इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम कॉस्ट एस्टिमेट की बात करते हैं, और 3 डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स या टाइप्स हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की। द फर्स्ट वन इज़ रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
और रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बॉल पार्क एस्टिमेट भी कहते हैं. इट इज़ समथिंग क्वाइट अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ और प्रोजेक्ट इनिशिएशन. और फिर अगेन जब इसका जो एस्टिमेट होगा तो ये एस्टिमेट इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन ये अर्ली एस्टिमेट हमें हेल्प करता है टू डिसाइड अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. जब आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है तो फिर आप एक रफ से एस्टिमेट आपको चाहिए होता है कि कितनी कुछ कॉस्ट आएगी, और उस एस्टिमेट को देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जाना चाहिए. और अगर हम इसको इस तरह से देखें इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये जो एस्टिमेट होता है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज़ एटलीस्ट 3 or more than 3 years प्रायर टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन. और ये क्वाइट पॉसिबल कि हम इसको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम इसको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के प्रोसेस में भी जो है इसको यूज़ करते हैं इस तरह के एस्टिमेट को. लेकिन अगर इन केस कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका तो अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ये इस तरह के एस्टिमेट्स होते हैं. और फिर इनकी एक्यूरेसी भी जो है वो काफ़ी वेरी करती है, एंड इट इज़ अबाउट -50% टू +100%. व्हाट डज़ इट मीन कि सपोज आपने किस कॉस्ट एस्टिमेट की किसी एक्टिविटी के लिए लाइक 100 रुपीज़, अगर हम इस तरह से बात करें रुपीज़ की टर्म में, तो +100% मीन्स कि आपने उस एक्टिविटी के ऊपर क्वाइट पॉसिबल कि 200 रुपीज़ तक खर्च हो जाए, एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आप 50 रुपीज़ के अंदर भी जो है उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लें. तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है. सेकेंड टाइप ऑफ एस्टिमेट इज़ द बजटरी एस्टिमेट. और बजटरी एस्टिमेट जो होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट बनाती हैं और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर और फिर अगेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को जो है या डिफरेंट जो है सेक्शंस के अंदर आप एलोकेशन करते हैं मनी की, और उस तरह के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं. और ये 1 to 2 years प्रायर टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन होते हैं. और आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है 1 या 2 साल के लिए अपने बजट्स बना रही होती हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक बड़े लेवल के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो वहाँ पे एनुअल बजट होता है, और उस बजट के अंदर डिफरेंट जो हमारे जैसे एजुकेशन है, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनके अंदर क्या कुछ जो है इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, और वो सारी एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है. और फिर इसकी एक्यूरेसी जो है वो -10% टू +25% होती है. इट मीन्स कि अगर अगेन वही एग्जांपल कि 100 रुपीज़ आपने एस्टिमेट किया, क्वाइट पॉसिबल कि 90 रुपीज़ के अंदर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि यू डू दैट एक्टिविटी इन एट द कॉस्ट ऑफ 125 रुपीज़. तो ये अगेन कंपैरेटिवली बेहतर है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट से. अब हम बात करते हैं डेफिनेटिव एस्टिमेट्स की, और डेफिनेटिव एस्टिमेट्स को जो है मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कहा जाता है. और ये उस वक्त एस्टिमेट किए जाते हैं जब हमने परचेजिंग डिसीजंस लेने होते हैं, व्हेन वी हैव टू हैव फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट्स. और इसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो क्वाइट नियर फ्यूचर में होती है, लाइक 1 year और लेस देन 1 year टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो रही होती है. और इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और स्टिल वेरी करती है -5% टू +10%. और फिर ये तीनों जो डिफरेंट तरह के एस्टिमेट्स हमने डिस्कस किए, अगेन इनके अंदर वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एरिया और द डोमेन. तो अब डोमेन से क्या मीनिंग है हमारे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ के एस्टिमेट्स डिफरेंट होंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो वो डिफरेंट एस्टिमेट्स होंगे. तो हर डोमेन के अंदर उसकी अपनी कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसके मुताबिक हम एस्टिमेट करते हैं. अगेन जो लेबर कास्ट होती है, लेबर कास्ट को हम नॉर्मली नंबर ऑफ पीपल एंड आवर्स रिक्वायर्ड में हम देखते हैं. और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्होंने खुद से अपनी इस तरह की कॉस्ट को जो है वो फिक्स्ड किया होता है, या एस्टिमेटेड कॉस्ट उनकी ऑलरेडी होती हैं कि नंबर ऑफ
पीपल जो है, अगर हम लेते हैं सपोज किसी एक्टिविटी के लिए, और फिर उसके अलावा जो है उसके लिए टाइम जो है वो, तो उसके यूनिट जो प्राइस होगी वो हमने डिफाइन की होगी, और उसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने एस्टिमेट करती है। इसको आगे हम जो है एक एग्जांपल में भी फर्दर देखेंगे। फिर इसी तरह से बात करते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन कि जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो एक आपका इंटरनल रिसोर्स है, आपका एक प्रोग्रामर है जो आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके अपने कुछ यूनिट्स डिफाइन होते हैं टू एस्टिमेट द कॉस्ट, और अगर आप कोई और प्रोग्रामर बाहर से ले रहे हैं और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई आप अपना टेम्पररी रिसोर्स ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। और डेफिनेटली जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो हमें कई दफ़ा जो है आम तौर पे वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और मोस्टली जब हम इस तरह की एस्टिमेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर या कंप्यूटराइज्ड टूल कह सकते हैं वो अवेलेबल हैं, उनके थ्रू जो है हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, और मैनुअली जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ कम ही होती हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है इसकी एक एग्जांपल है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर भी आप कास्ट एस्टिमेशन बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर एक टेक्निक जो है दैट इज़ टॉप डाउन एस्टिमेट्स। टॉप डाउन एस्टिमेट्स जैसे हमने पहले जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स की बात की और उसके अंदर हमने कहा कि किस तरह से WBS बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी मोर और लेस इसी तरह की अप्रोचेस थी, और सिमिलर अप्रोचेस अब यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं टू एस्टिमेट द कॉस्ट। और इसके अंदर इस तरह के टॉप डाउन एस्टिमेट्स को जो है वो एनालॉगस एस्टिमेट्स भी कहते हैं कि आप एक सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखते हुए आप एस्टिमेशन करते हैं, और वो एस्टिमेशन जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलायबल होगी, क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा है। लेकिन इसके अंदर हमें एक्सपर्ट जजमेंट रिक्वायर्ड होती है, और जब हमने इस तरह के एस्टिमेट्स को कंसीडर करना है तो हमें ये देखना होगा क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि अपेरेंटली प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर टू द न्यू वन, लेकिन इनफैक्ट वो ऐसे नहीं है। तो हमें इसको देखना होगा कि हकीकत में वो जो है उसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप है एस्टिमेट्स की, दैट इज़ बॉटम अप एस्टिमेट्स, और इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहा जाता है। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और टास्क, और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और टास्क की जो है कॉस्ट को एस्टिमेट करके फिर उसको सम अप करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और इसके अंदर अगेन जो है ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट अपने रेट्स और एस्टिमेट्स होते हैं फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, एंड वी हैव टू कंसीडर दोज स्पेसिफिक यूनिट्स और रेट्स फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक थर्ड टाइप जो है एस्टिमेशन की या टेक्निक जो है दैट इज़ पैरामीट्रिक मॉडलिंग। और पैरामीट्रिक मॉडलिंग के अंदर जो कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैरामीट्रिक मॉडलिंग। और ये जो है कंसीडर दीज एस्टिमेट्स आर कंसीडर मोर रिलायबल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पैरामीटर्स की, और उन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर हम जो कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप एक रफ से एस्टिमेट लें, एज ए होल एक्टिविटीज़ को देखें या प्रोजेक्ट को देखें। और अगेन इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल जो है वो कोकोमो मॉडल आपने पढ़ा होगा, या कोकोमो 2, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें देखें जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो है लाइन ऑफ कोड कॉस्ट को अगर हमने कैलकुलेट करना तो लैंग्वेज क्या यूज़ हो रही है, लेवल ऑफ प्रोग्रामर एक्सपर्टीज़ क्या है, साइज़ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व क्या है,
तो ये सारी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स के भी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और फिर उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास कुछ टाइप्स थी या टेक्निक्स थी टू एस्टिमेट द कॉस्ट। इस स्लाइड के ऊपर देखें एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन की। आप देखें कि हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर WBS आइटम्स हैं और फिर उसके अंदर सब टास्क हैं और आगे अगर डिफरेंट कॉलम्स को देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स और आवर्स, इसी तरह से कॉस्ट जो है वो दी गई है पर यूनिट या पर आवर और फिर सब टोटल है और फिर उस मेन टास्क जिसको WBS लेवल 2 कहा गया है उसका सब टोटल बताया गया है और फिर इसी तरह से जो टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसकी क्या परसेंटेज है फॉर दैट स्पेसिफिक वर्क आइटम या WBS आइटम की वो हमने बताई है। और ये फिगर जो है हमने IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के पेज नंबर 269 से लिए। आप इसको फर्दर वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एक हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि जो फर्स्ट टास्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के यूनिट्स नहीं है, इनफैक्ट ये नंबर ऑफ़ आवर्स हैं इस केस में। तो 960 आवर्स रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजर के इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर और फिर अगेन कॉस्ट पर आवर दी गई है दैट इज़ $100 और फिर सब टोटल इज़ 96,000 और फिर इसी तरह से नीचे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड और उसकी कॉस्ट और उसके सब टोटल दिया गया है और इसको फिर अगेन जो है कॉन्ट्रैक्टर को इंक्लूड करके और इसकी टोटल कॉस्ट देखें WBS लेवल 2 कॉलम के अंदर 306,000 जो है ये टोटल कॉस्ट दी गई है और दैट इज़ 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट। अब हम कुछ बात करते हैं IT प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है कॉस्ट एस्टिमेट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी और इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि IT प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट ओवररन है वो क्यों है, IT प्रोजेक्ट्स क्यों इतने ज़्यादा फेल होते हैं और कॉस्ट के जो भी एस्टिमेट हैं उसको मीट क्यों नहीं करते। तो उसके अंदर फर्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ एस्टिमेट्स आर डन टू क्विकली। व्हाट डज इट मीन कि प्रोजेक्ट किस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप एस्टिमेट करते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है आपको वो जो एस्टिमेट होंगे पुअर एस्टिमेट होंगे और आपको प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। तो आप अगर अच्छा एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, एक रिलायबल एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है और यू नीड सीरियस एफर्ट टू डू इट और फिर अगेन यू हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप जब एस्टिमेट करेंगे दैट वुड बी more realistic. And second one is the second reason, second problem in cost estimation related to the IT projects, lack of estimating experience. Again आप technically बहुत अच्छे होते हैं, आप technically strong हैं and you want to get or secure some IT project और उसके लिए आप खुद से ही अगर cost estimation कर रहे हैं तो वो एस्टिमेशन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होगी बिकॉज आपकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि कोई भी IT ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी और प्रैक्टिस हैं और स्पेसिफिकली जो कॉस्ट एस्टिमेशन की यहाँ पे बात करें अगर उसकी टेक्निक्स को नहीं पता तो फिर उसकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, वो स्पेशल रिसोर्स चाहिए होगा कि जो उस तरह से प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर सकें। और फिर इसके अंदर अगर हमारे पास अक्सर केसेस में ये होता है कि कुछ और रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का कोई डेटा या रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं होता तो अगर वो डेटा रिलायबल अवेलेबल नहीं है या अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट डेटा है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली फिर क्या होगा आपका एस्टिमेट इतना अच्छा नहीं होगा। द थर्ड वन इज बायसनेस टूवर्ड्स अंडर एस्टिमेशन और इसके अंदर एक ह्यूमन साइकी की बात की गई है। वी बीइंग अ ह्यूमन ऑलवेज inclined towards
टूवर्ड्स अंडर एस्टिमेशन। जब हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कोई एक्टिविटी है, वो उसके लिए 2 दिन चाहिए और हमें पता है कि ये 2 दिन ही में होगी, और हम वैसे ही उसको कह दें कि ओके नो प्रॉब्लम 1 दिन में कर लेंगे, और हम उसको जस्ट के इस एक्टिविटी को हम हाथ से ना जाने दें। यहाँ पे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो compete करती हैं इसको प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट कंपटीशन में जब वो जाती हैं तो वो कॉस्ट के ऊपर जो है टाइम भी, जैसे टाइम की मैंने एग्जांपल दी है, तो टाइम भी एक रिसोर्स है। तो अगर आप 2 दिन वाला कहेंगे 1 दिन में करेंगे तो इट मीन्स कि आप कॉस्ट के वाले से भी तो 50% आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से जब आप एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट के लिए तो वो एस्टिमेट्स जो होते हैं वो इतने रियलिस्टिक नहीं होते या ओवर एम्बिशियस होते हैं और या बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो उस तरह के एस्टिमेट्स जो हैं वो अल्टीमेटली हमें प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ ले जाते हैं। और फिर इसके अंदर एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सीनियर एंड जूनियर्स। और ये डिफरेंस ऑफ सीनियर और जूनियर्स जो है, व्हाट डज इट मीन के जो एक्सपर्टीज सीनियर्स की हैं किसी भी एक्टिविटी को या टास्क को करने की, जूनियर्स की एक्सपर्टीज उस तरह की नहीं है। तो इट मीन्स कि जूनियर्स का टाइम जो है या जूनियर जब उस एक्टिविटी या टास्क को करेगा तो वो ज़्यादा कॉस्ट आएगी एज़ कम्पेयर टू सीनियर्स। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को, सीनियर मैनेजमेंट अपने आप को कंसिडर करते हुए एस्टिमेट करेगी प्रोजेक्ट के लिए, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एस्टिमेट्स जो हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वो रिलायबल नहीं होंगे। और फिर जो 4th इसके अंदर रीज़न या प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है, दैट इज़ मैनेजमेंट डिज़ायर्स एक्यूरेसी। व्हाट डज इट मीन कि जब हम इस तरह से अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स दे रहे होते हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट है तो उसको जो है ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा रिलायबल डेटा चाहिए। और अगर आपके एस्टिमेट उस तरह से सही नहीं है तो आप शायद उसको जस्टिफाई करने से डरते हो, या आप ये सोचते हो कि प्रोजेक्ट जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो मैनेजमेंट को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते। यू हैव टू हैव रियल एस्टिमेट, रिलायबल एस्टिमेट, एंड देन यू हैव टू कन्वे कि ये एक रिलायबल एस्टिमेट है, ये एक रीजनेबल एस्टिमेट है। इससे जो नीचे अगर टाइम और कॉस्ट के टर्म्स में बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकेगा। तो अगर टॉप मैनेजमेंट को आप उस तरह से, चाहे वो अपेरेंटली आपको ज़्यादा या ओवर एस्टिमेटेड लग रहा है, अगर वो फिगर्स देंगे तो फिर टॉप मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह से निगोशिएट करती है दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या क्लाइंट के साथ। तो अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और लर्न करें तो होपफुली जब हम कल को एस्टिमेट करेंगे किसी आईटी प्रोजेक्ट के लिए तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। ओके, द नेक्स्ट की प्रोसेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट इज डिटर्मिनिंग द बजट। और इसके अंदर क्या होता है कि आप यू एलोकेट कॉस्ट टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ या वर्क आइटम्स विद इन द प्रोजेक्ट। और फिर इसकी मेन जो इनपुट्स हैं जिसके थ्रू जो है आप डिटरमिन करते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स जो आपको प्रीवियस प्रोसेस से मिलते हैं। फिर प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है और रिसोर्स कैलेंडर्स जो हैं, इनको देखते हुए जो है आप बजट एलोकेशन करते हैं। और डेफिनेटली इसका जो गोल है या मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान और द कॉस्ट बेसलाइन। और कॉस्ट बेसलाइन क्या है? जो अप्रूव्ड बजट है और प्लस उसके अंदर जो भी अप्रूव्ड चेंजेस हैं, दैट इज ऑल द कॉस्ट बेसलाइन। डेफिनेटली वी नीड वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस whenever we are going for allocating the cost or we are developing the budget for any project, we must have well defined processes. Otherwise जो है वो ये जो बजटिंग होगी वो इतनी रिलायबल नहीं होगी।
और डेफिनेटली हमें एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि इस डोमेन को और इसकी प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करते हो। और फिर बजट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं लाइक ट्रैवल एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट, और इस हर कैटेगरी के अंदर जो है हमें एलोकेशन करना होती है। और अगेन ये जो इंफॉर्मेशन होती है बजट के अंदर, बजट डॉक्यूमेंट के अंदर, दैट इज़ काइंड ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन जो कि अगेन टैक्स के लिए भी और भी डिफरेंट जो हमारी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या लीगल जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होती है। और फिर हम प्रोजेक्ट फंडिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसका पार्ट बनाते हैं बजट डॉक्यूमेंट का। इसके अंदर यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर प्रोजेक्ट बजट की एक एग्जांपल दी गई है और अगेन WBS आइटम्स है लेफ्ट साइड के ऊपर, और आगे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं दैट आर नंबर ऑफ मंथ्स, और ये एक साल का बजट है। और आखिर में जो लास्ट कॉलम है दैट इज़ द टोटल कॉस्ट और टोटल बजट्स है। टोटल बजट जो है नीचे इसका जो आखिरी सेल है आखिरी कॉलम के अंदर वहाँ पे उसका ग्रैंड टोटल है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो टास्क हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइम के ऊपर यहाँ पे मंथ्स हैं, तो हर एक जो इंटरवल है मंथ वाइज उसके ऊपर हर टास्क और सब टास्क के लिए बजट एलोकेट किया गया है। Now we discuss the third key process, that is controlling cost। और controlling cost की जब भी बात है तो again cost performance की monitoring की बात हो रही है, how to monitor it। और इसके अंदर again हमने देखना होता है कि if we are over budgeting या we are under budget, और ये कि बहुत कम होता है वैसे कि अंडर बजट हो, आमतौर पे ओवर बजटेड होते हैं, तो वो उसको फिर हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, हमने कैसे फर्दर एलोकेशन करनी है, हाउ टू हैंडल इट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग कास्ट में आती हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ रिवाइज्ड कॉस्ट बेसलाइन, कि कोई भी प्लस माइनस जो है वो उसके अंदर अकोमोडेट होंगे अपने मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर, और वो रिवाइज्ड कॉस्ट बेसलाइन कंसीडर होगी। और इसके अंदर मेन इनपुट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है ऑफ कोर्स, और प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जब आप बजट बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये भी मेंशन करनी होती है कि इंफॉर्मेशन कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, और वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। और फिर इसी तरह से वर्क परफॉर्मेंस डेटा भी जो है उसके थ्रू आप देखते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू द बजट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और चेंज कंट्रोल सिस्टम, जब भी हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे, मॉनिटरिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे चेंज कंट्रोल बोर्ड का जो है रोल है, और उसके थ्रू जो है ये सारी रिविजन्स और चेंज जो है वो अप्रूव होगी। और परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग इज़ एन अदर वे टू कंट्रोल द कास्ट, और इसके अंदर आप देखते हैं कि कितनी कुछ कास्ट जो है वो आपने अभी तक इस पे लगा चुके हैं, और अगेन क्या उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर जो भी एस्टिमेटेड एक्टिविटी थी जो कि हो जानी चाहिए थी, वो आपने अचीव किया, उसको कर लिया या नहीं किया। और फिर अगेन डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, और उन परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स को जो है आप यूज़ कर सकते हैं एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट। और उन्हीं में से एक जो है उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट इज़ अ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, और ये इंटीग्रेट करती है प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे इसके अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं और कैसे हम जो मेजर करते हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। उसके लिए जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको और एलैबोरेट करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लान्ड वैल्यू,
प्लान वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड बजट, कि जो आप एस्टिमेट करते हैं, जो आपका बजट होता है, और इसको अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि अप्रूव्ड कॉस्ट एस्टिमेट फॉर एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, और वो प्लान वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से एक्चुअल कॉस्ट भी बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी जो है एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आती हैं। और थर्ड वन इज़ अर्न्ड वैल्यू, और ये अर्न वैल्यू ये इसको ईवी कहते हैं, और ईवी के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, कि जो आपने अभी तक काम किया उसकी क्या एस्टिमेटेड जो है वो वैल्यू है। और फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ड ऑन द ओरिजिनल प्लान कॉस्ट एंड द रेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू डेट। जितना कुछ काम हो चुका किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर हम ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि कितना कुछ हमने कितनी कुछ वैल्यू अर्न की है। और इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको डिफाइन किया जाता है कि रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड टू द परसेंटेज ऑफ वर्क प्लान। जो एक्चुअल वर्क हुआ उसकी रेशियो टू परसेंटेज ऑफ वर्क प्लान। इसी तरह से कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं, तो कॉस्ट वेरिएंस मीन के कॉस्ट कितनी वेरी कर रही है, अर्न वैल्यू माइनस द एक्चुअल कॉस्ट। और अगर ये नेगेटिव है नंबर जो कॉस्ट वेरिएंस है, इट मीन्स के वी स्पेंड मोर देन प्लान्ड, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इट मीन्स के हम अंडर बजट हैं। और इसी तरह से स्केड्यूल वेरिएंस का कंसेप्ट है, स्केड्यूल वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी हैव बिहाइंड द स्केड्यूल और अहेड द स्केड्यूल, और उसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अर्न वैल्यू माइनस द प्लान वैल्यू। और इफ दिस नंबर इज नेगेटिव देन इट मीन्स इट टुक लॉन्गर टाइम देन प्लान, और अगर ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इट टुक लेस टाइम देन प्लान, और ये भी आमतौर पे कम ही होता है। इसी तरह से एक और टर्म है दैट इज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें परफॉर्मेंस को मेजर करने में। और इसके अंदर देखें इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, रेशियो ऑफ अर्न वैल्यू टू एक्चुअल कॉस्ट, और इसको हम एक एग्जांपल से आगे देखेंगे कि ये कैसे नंबर कैलकुलेट होते हैं। और इसी के थ्रू क्या करते हैं हम प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट कंप्लीशन के ऊपर क्या हो सकती है, क्या होगी बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस, उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर ये नंबर जो है ये 100% हो, ये 100 हो, और इन अदर वर्ड्स 1 हो, देन इट इज इन फैक्ट द सेम एज प्लान, कि एक्चुअल जो कॉस्ट है वो प्लान कॉस्ट के मुताबिक है। ये कॉस्ट के हवाले से हमें इंडेक्स दे रहा है। और इफ दिस नंबर इज लेस देन 100 देन इट मीन्स ओवर बजट, और अगर ये ग्रेटर देन 100 है तो इट मीन्स अंडर बजट। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और जो की टर्म है दैट इज स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स और SPI, और इसके अंदर क्या है कि रेशियो ऑफ परफॉर्म्ड वैल्यू टू प्लान्ड वैल्यू, और सॉरी रेशियो ऑफ अर्न्ड वैल्यू टू प्लान्ड वैल्यू। और इसके अंदर आप जो है अगेन इसके थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं कि अब जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो हाउ मच टाइम यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और अगेन इसमें भी अगर 100% है इट मीन्स के यू आर ऑन द स्केड्यूल, अगर ये लेस देन 100% है तो बिहाइंड द स्केड्यूल, और इफ इट इज ग्रेटर देन 100% देन यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल। तो एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है एस्टिमेटेड कंप्लीशन, और ये क्या है कि वही CPI को यूज करते हुए, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। और SPI को यूज करते हुए आप टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाउ मच मोर टाइम यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और इसी तरह से बजटेड कंप्लीशन क्या होता है, जो ओरिजिनल आपने प्लान किया होता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, दैट इज बजट एट कंप्लीशन। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर पहले सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड करें। सिनेरियो ये है कि एक एक्टिविटी है, एंड एक्टिविटी इज टू परचेज एंड इंस्टॉल ए न्यू वेब सर्वर। उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है जो हमने पहले से प्लान किया दैट इज 1 वीक, और जो टोटल कॉस्ट उसकी जो हमने एस्टिमेट की दैट इज $10,000।
और जब हमने इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया तो एक्चुअल टाइम जो हमने उसके ऊपर स्पेंड किया दैट वाज 2 वीक, और एक्चुअल कॉस्ट जो थी दैट वाज $20,000। और $15,000 जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर और $5,000 जो है वो सेकंड वीक में। अब हम इसको देखते हैं कि इसके थ्रू हम जो है ईवीएम के थ्रू ये जो टेक्निक है कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और कैसे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये फिगर देखें आप अपनी स्लाइड के ऊपर, जो कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के पेज 274 से है, और ऊपर वाले जो पोर्शन में इस स्लाइड के हमने डिफरेंट जो कैलकुलेशंस हैं कैसे करनी है या फार्मूलाज जो हैं वो बताए हुए हैं। अर्न वैल्यू को देखें तो अर्न वैल्यू इज पीवी टू डेट इनटू रेट ऑफ परफॉर्मेंस। और रेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? ये टास्क जो है हमने 1 वीक में करना था जो कि 2 वीक में एक्चुअल हो रहा है, तो 1 वीक के बाद जो है 50% हुआ है। इट मीन्स कि उसको 2 वीक अब लगेंगे। तो 1 वीक का मतलब एक वीक का मतलब ये है कि 50% टास्क। तो अब जो हमारे पास प्लान वैल्यू है कि हमने उसको 10,000 के अंदर उसको हमने एस्टिमेट किया था, तो अर्न वैल्यू बेसिकली क्या है? 10,000 इंटू 50% एंड इट इज 5,000। इसी तरह से अगर आप कॉस्ट वेरिएंस देखें तो अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो अर्न वैल्यू 5,000 है और अगेन जो एक्चुअल कॉस्ट है जो पहले वीक के अंदर दैट इज 15,000। तो अब जो कॉस्ट वेरिएंस है दैट इज माइनस 10,000 और ये माइनस बता रहा है कि हम ओवर बजटिंग है, ओवर बजटिंग की तरफ जा रहे हैं। और फिर इसी तरह से स्केड्यूल वेरिएंस है। स्केड्यूल वेरिएंस के अंदर आप देखें ईवी माइनस पीवी। प्लान वैल्यू क्या थी? 10,000। हमने 1 वीक के अंदर ही उस एक्टिविटी को करना था। 10,000 कॉस्ट एस्टिमेट था, जबकि हमने क्या किया? अर्न हमने क्या किया? अर्न वैल्यू इज द 5,000 माइनस द प्लान वैल्यू 10,000। तो ये भी हमारे पास 5,000 है जो कि अगेन माइनस में है। फिर इसी तरह से कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखें, अर्न वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट और दैट इज 33%। इसका मतलब क्या है कि हमने अगेन नंबर जो है लेस देन 100 है, तो हम ओवर बजटिंग है। और ओवर बजटिंग को आप देखें एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनफैक्ट जो है 5,000 आपने करना था और 15,000 किया है, तो 1/3 जो है आपने उसको मीट किया है। और यूं कहना चाहिए या कह सकते हैं कि 2 टाइम्स जो है आपने ज़्यादा उसके ऊपर आपने स्पेंड कर दिया है विद इन 1 वीक। और फिर इसी तरह से अगर आप देखें स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये है अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू। तो अर्न वैल्यू आपकी 5,000 है, प्लान वैल्यू 10,000 है, तो अगेन 50% है कि इट मीन्स कि आपने जो एक एक्टिविटी 1 वीक में करनी थी उसको अभी तक आपने 50% किया है, तो आधा काम किया है आपने। और या यूं कहना चाहिए कि आपने जो एस्टिमेट किया था 1 वीक का वो 50% जो है वो काम हो सका, और वो जो एस्टिमेट है वो 1 की बजाय 2 वीक में चला गया। इस स्लाइड के ऊपर एक और एग्जांपल है, और ये ग्राफ में सिर्फ जस्ट दिखाया गया है कि सपोज करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट किया है 100,000 बजट, और इसको हम बजट एट कंप्लीशन कह रहे हैं। और इसी तरह से टाइम जो है इसके लिए 1 ईयर टाइम है, 12 मंथ्स टाइम, जो कि नीचे एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। तो अगर हम उसी तरह से ईवीएम को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करें तो इसकी जो अर्न वैल्यू है, जो कि हमें यहाँ पे नीचे बोल्ड जो बिगर डैश्ड लाइन है उसके साथ डिस्प्ले किया गया है, तो वो भी जो प्लान वैल्यू है उससे नीचे है। और कॉस्ट अगर देखें तो कॉस्ट हमारी ऊपर जा रही है एक्चुअल जो कॉस्ट है। तो इट मीन्स के बेस्ड ऑन दिस डेटा, जो कि अभी नंबर 5 जो है, नंबर 5 मंथ के आफ्टर 5 मंथ्स टाइम हम अर्न वैल्यू भी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्लान वैल्यू, और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लान वैल्यू। तो इस डेटा को देखते हुए हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एस्टिमेट एट कंप्लीशन को अगर आप देखें तो वो 120,000 से ऊपर है
और 12 मंथ से थोड़ा सा आगे गया हुआ है। इट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने स्केड्यूल, जो एस्टिमेटेड स्केड्यूल और कॉस्ट था, उससे ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लेगा। आज के लेक्चर को हम समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया और इसके की प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले हमने इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट क्या है और यहाँ पे हमने कॉस्ट की बात की कि कोई भी रिसोर्स जो कि हम स्पेंड करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। और फिर हमने कहा कि मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं, आमतौर पे हम कैश के फॉर्म में बात करते हैं कॉस्ट की। फिर हमने प्रॉफिट की बात की कि प्रॉफिट क्या है, कि जो रेवेन्यूज़ जो है माइनस एक्सपेंडिचर, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और फिर हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात की कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कि सपोज अगर 100 रुपीज़ का आइटम है और उसको हम 102 में बेचते हैं तो 2 रुपीज़ जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है। फिर हमने बात की कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट आर ईजली मेजरेबल या क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करानी है तो उसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है और ईजिली मेजरेबल है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट की हमने कहा कि सपोज के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर जो टीम है वो किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, कोई पर्सनल जो है वो टास्क कर रही है जो कि प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो स्टिल उसकी कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर हमने बात की संक कॉस्ट की, और संक कॉस्ट जो कि पहले किसी एक्टिविटी के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर जो भी आपका हो गया है, दैट इज संक कॉस्ट। और हमने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो हमें कॉस्ट एस्टिमेट करते हुए संक कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना होता, अदरवाइज जो है ये हमारे लिए ट्रबलसम हो सकता है। और फिर लर्निंग कर्व थ्योरी को डिस्कस किया कि अगर हम कोई काम पहली दफ़ा करते हैं, इफ़ वी डू सम एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली इट टेक लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द एक्टिविटी व्हेन वी डू इट फॉर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम। तो और इसी तरह से हमने कहा कि अगर कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट उसकी कम होती जाती है। और यहाँ पे डिस्कस करने का इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब आप एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट को फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह का आपका स्टाफ है, और उन रिसोर्सेज को देखते हुए यू हैव टू एस्टिमेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर प्रोजेक्ट। और फिर हमने जो की प्रोसेसेस हैं कॉस्ट मैनेजमेंट किया, उसको डिस्कस किया। उसके अंदर हमने एस्टिमेटिंग कॉस्ट को पहले देखा और वहाँ पे हमने 3 डिफरेंट टाइप जो है एस्टिमेट्स की डिस्कस की। फर्स्ट वन वाज द रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि ये आपके पास एक रफ एस्टिमेट होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, -50 टू +100%। और ये आमतौर पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से भी पहले आप इसको एस्टिमेट करते हैं, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये आपको हेल्पफुल होता है। देन वी डिस्कस द बजटरी एस्टिमेट्स, और हमने कहा ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इसके अंदर जो है ये 1 to 2 ईयर्स टाइम के अंदर बिफोर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन ये हो रहे होते हैं, जबकि जो रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था वो एटलीस्ट 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर्स प्रायर टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो रहे होते हैं। तो बजटरी एस्टिमेट भी जो है ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन लेस एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट्स। और डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट्स जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब प्लान करती है, एस्टिमेट करती है, तो इसके अंदर ये नॉर्मली विद इन 1 ईयर टाइम, या जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है वो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उस वक्त आप एलोकेट कर रहे होते हैं कॉस्ट टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। और भी आप इसके अंदर फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहे होते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है वो आएगी और कैसे रिक्वायरमेंट सारी मीट होंगी, फुलफिल होंगी। और फिर हमने कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स और टेक्निक्स की बात की, और उसके अंदर हमने टॉप डाउन, बॉटम अप और पैरामीट्रिक मॉडलिंग की बात की। टॉप डाउन एस्टिमेट के अंदर हमने कहा कि जो प्रीवियस हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेस्ड ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, इफ़ दे आर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, रियल में उनके जो
करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मीट करती हैं और किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसके लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम उसको सामने रखते हुए हम एस्टिमेट करेंगे। और इसको एनालॉगस एस्टिमेट भी कहते हैं। और बॉटम अप एस्टिमेट के अंदर हमने कहा कि हम वर्क एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं, वर्क आइटम से स्टार्ट करते हैं कि उनके लिए क्या कॉस्ट आएगी, और फिर उसको सम अप करते हैं। बॉटम अप एस्टिमेट के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि जब आप रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर रहे हैं तो जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, और जूनियर और सीनियर जो हमारा टीम जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट टाइम ले सकते हैं और उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी। और इन चीज़ों को देखते हुए हम जो एस्टिमेट करते हैं। पैरामीट्रिक मॉडलिंग के अंदर हमने कहा कि वी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अंदर हमने एक एग्जांपल ली कि कोकोमो 2 जो कि सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेशन के अंदर जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए आमतौर पे यूज़ होते हैं। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को फॉर कास्ट एस्टिमेशन। और फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईटी प्रोजेक्ट्स कि जब हम कॉस्ट एस्टिमेट्स करते हैं तो वो इतने रियलिस्टिक नहीं होते, और जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो आमतौर पे इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग लें। और जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि कॉस्ट से रिलेटेड जो जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनके थ्रू एस्टिमेट लिए जा सकते हैं। और प्रीवियस डेटा को अगर वो रिलायबल प्रोजेक्ट्स डेटा अवेलेबल है उसको बेस बनाया जा सकता है। और अगेन अंडर एस्टिमेट ना करें जब एस्टिमेट्स करते हैं कॉस्ट को, बल्कि रियलिस्टिक एस्टिमेट्स होने चाहिए। और टॉप मैनेजमेंट को जो है वो ट्रस्ट में लें, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो निगोशिएट करे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या क्लाइंट्स के साथ उन एस्टिमेट के ऊपर। और फिर हमने बात की कंट्रोल करने की, बजट को और बजट बनाने की बात की, बजट की एग्जांपल देखी हमने, और फिर कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। और उसके अंदर हमने एक टेक्निक को डिटेल में डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल देखी जिसके अंदर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट था। और इसमें हमने देखा कि कैसे हम प्रोजेक्ट के हवाले से मैयर कर सकते हैं प्रोग्रेस को, कि क्या हम अहेड द स्केजुअल हैं, बिहाइंड द स्केजुअल हैं, हम अंडर बजट हैं, ओवर बजट हैं। और फिर जो भी किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उसकी बेस के ऊपर हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि हमें और मज़ीद कितना टाइम या कॉस्ट चाहिए होगी टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।